आइए बच्चों, प्रतिशत का एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप अब हम देखेंगे। और यदि आपने ये क्वेश्चंस पहले करे हैं तो किताबों में अगेन इनका एक्स या लॉन्ग मेथड का तरीका होता है, तो मैं आपको एक शॉर्टकट से और बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो हमारा क्वेश्चन है, शक्कर के मूल्य में 10% कमी होने से 270 रुपए में 1 किलो अधिक शक्कर मिलती है। शक्कर का प्रारंभिक मूल्य कितना था? ठीक है, शक्कर का रेट 10% कम हो गया तो 270 रुपए में ही अब 1 किलो ज्यादा शक्कर मिल रही है। देखिए हम यहां क्या करेंगे, पहले तो आपको एक बात यह समझना जरूरी है कि हम पहले भी 270 रुपए की शक्कर खरीद रहे थे, अभी भी 270 की शक्कर खरीद रहे हैं, पर रेट पहले से 10% कम हो गया तो 270 रुपए में अब आपको ज्यादा शक्कर मिल रही है। ठीक है, 1 किलो ज्यादा मिल रही है। हम यहां पे एक सिंपल सा रूल लगाएंगे। देखिए 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। ठीक है, तो मैं सबसे पहले यहां पे एक रेशो बनाऊंगा मूल्य का, मतलब जिसको इंग्लिश में हम कहेंगे प्राइस। तो शक्कर का प्राइस यदि पहले 10 रुपए हो सपोज, तो अब 10 पे 1 कम हो जाएगा, मतलब शक्कर का रेट अब क्या हो जाएगा 9। ठीक है, अब आप याद रखिएगा कि यदि प्राइस के रेशो को पलट दिया जाए, इन्वर्स कर दिया जाए, तो वो बनता है क्वांटिटी, मतलब मात्रा का रेशो। ठीक है, क्यों ऐसा होता है? यदि रेट बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम हो जाएगी, यदि रेट कम होगा तो क्वांटिटी जो है बढ़ेगी, और अगर रेट कम हो जाएगा तो आपको अब ज्यादा क्वांटिटी मिलेगी। तो यहां हो ये रहा है कि पहले यदि शक्कर 10 रुपए की थी तो अब शक्कर कितने की हो गई है, बाद में कितने की आने लगी, 9 की। तो यदि शक्कर का रेट कम हो गया, प्राइस कम हो गया, तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी। मतलब यदि पहले 9 किलो शक्कर मिलती थी फॉर एग्जांपल, तो अब शक्कर कितनी मिलेगी, 10। तो आप प्राइस के रेट को यदि रेशो को पलट दो तो वो किसका रेशो बन जाता है, क्वांटिटी, मतलब मात्रा का। प्राइस कम, क्वांटिटी ज्यादा। अब हम क्वेश्चन पर आए और आपसे बोल रहे हैं पहले से 1 किलो शक्कर ज्यादा मिल रही है। तो देखिए पहले रेशो यदि 9 हो तो अब रेशो कितना हो जाएगा, ये रेशो है एक्चुअल में, तो रेशो अब कितना हो गया 10। तो यहां इंक्रीमेंट हुआ 1 का और एक्चुअल में कितने का हुआ, 1 किलो का। मतलब 1 की वैल्यू 1 किलो है, 9 में मल्टीप्लाई कर दें तो पहले हम 9 किलो शक्कर लाते थे और अब उतने ही रुपए में कितनी शक्कर आ रही है, 10 किलो। अब एक छोटी सी बात, आपसे पूछा जा सकता है कि शक्कर का रेट पहले क्या था या शक्कर का रेट अभी क्या है, दोनों चीजें पूछी जा सकती हैं। तो देखिए हम पहले भी 270 रुपए ही खर्च कर रहे थे और अभी भी 270 रुपए ही खर्च कर रहे हैं, लेकिन पहले 9 किलो शक्कर मिल जाती थी और अब कितनी शक्कर मिल रही है, 1 किलो ज्यादा, मतलब अब 10 किलो शक्कर मिल रही है। तो यदि मैं 270 में 9 का भाग दे दूं तो शक्कर का पुराना रेट चल रहा था 30 रुपए किलो, और अब यदि हम 10 का भाग दें तो शक्कर का अभी का रेट चल रहा है 27 रुपए किलो। तो आपसे जो पूछा जाए वो आप आंसर दे सकते हैं। पुराना रेट होगा तो 30 और वर्तमान में अभी कितना रेट चल रहा है, तो 10% कम होने के बाद तो शक्कर का रेट अभी आ जाएगा 27। ओके, समझ आया? तो आप बस प्राइस का रेशो बनाइए, प्राइस को पलट दीजिए, क्वांटिटी, जितने का भी डिफरेंस है उससे आपको पता चल जाएगा कि पहले कितनी शक्कर आती थी और अब कितनी आ रही है, और आप उसके बेस पे कैलकुलेट कर सकते हो। अभी हम 2-3 क्वेश्चंस और करेंगे, आपको और अच्छे से ये सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर खरीदार 160 रुपए में 8 किलो अधिक चीनी खरीद सकता है। कमी होने से पहले चीनी का मूल्य कितना था? तो देखिए सारा प्रोसेस एकदम सेम रहेगा जो हमने अभी किया है। अब यहां सबसे पहले देखिए रेट 20% कम हो गया है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, मतलब यदि रेट 5 हो तो वो क्या हो जाएगा, 4, 5 से बन जाएगा 4, तो क्वांटिटी क्या बन जाएगी, 4 से 5। ओके, अब आप देखिए कि पहले और बाद की क्वांटिटी में 8 किलो का अंतर है, तो यहां कितने का डिफरेंस है, 1 का, और एक्चुअल में कितने का डिफरेंस है, 8 का। तो 1 की वैल्यू 8 है, 8 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो पहले 32 किलो शक्कर आती थी और 8 का 5 में गुणा किया, अब उतने ही रुपए में कितनी शक्कर आ रही है, 40।
आपसे पूछा है पुराना रेट बताइए, तो देखिए हम पहले भी 160 रुपए की शक्कर खरीद रहे थे, अभी भी, पर पहले 32 किलो शक्कर आती थी, तो आप 32 किलो का भाग देंगे, 32 से 160 को कैंसिल करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि शक्कर का भाव, चीनी का भाव पहले क्या था, 5 रुपए किलो। अभी वाला पूछेंगे तो 160 में आप 40 का भाग दे देंगे, तो अभी वाला रेट आपको मिल जाएगा 4 रुपए किलो। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर कोई गृहिणी 1116 रुपए में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकती है। चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना होगा? ठीक है, देखिए 10% आया है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है 1/10। 1/10 का मतलब यह होगा कि अगर पहले प्राइस 10 था तो अब 9 हो गया, तो रेशो क्वांटिटी का 9 से क्या बन जाएगा, 10। अब आपको बस ये देखना है कि क्वांटिटी में कितना चेंज आया, तो आया है 6.2 का, तो यहां डिफरेंस है 1 का, 1 की वैल्यू 6.2 है। अब आप ये देख लो कि आपसे रेट कौन सा पूछा है, अभी वाला मतलब बाद वाला या पहले वाला। तो आपसे पूछा है चीनी का घटा हुआ मूल्य कितना है, मतलब अभी कितना है ये पूछा है, तो 6.2 का मल्टीप्लाई 9 में मत करो, आप 10 में कर दो, क्योंकि अभी ये वाला रेशो है। तो 6.2 से यदि मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता चलेगा कि अभी 6.2 इंटू 10 ये आएगा 62 kg, मतलब अभी जो खपत है, अभी जो क्वांटिटी आ रही है वो कितनी आ रही है, 62 किलो आ रही है। अब यहां पर हम देखें तो 1116 रुपए की शक्कर हम खरीद रहे थे, शक्कर या चाय जो भी क्वेश्चन में बोला हो, तो 1116 रुपए में हम खरीद रहे हैं और हमें अब कितनी मिल रही है, तो 62 किलो मिल रही है। 62 का गुणा यदि 9 में करते तो पुरानी वाली क्वांटिटी हमें मिल जाती। अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो 62 से ये कैंसिल हो जाएगा पहले तो एक बार, और हमारे पास रिमाइंडर कितना बच जाएगा, तो ये बच जाएगा अराउंड 38 प्लस 11 49 496। और यदि हम 62 का टेबल लेंगे तो लास्ट में 6 कब आएगा, जब 8 होगा, मतलब आपको पता चल गया कि जो चीज है उसका रेट फिलहाल क्या चल रहा है, 18 रुपए किलो। ठीक है, तो शक्कर का भाव वर्तमान वाला आपसे पूछा है, आंसर हो जाएगा 18 रुपए किलो। पहले वाला बोलते तो 6.2 का मल्टीप्लाई 9 में करते, जो आता उससे डिवाइड करते, तो आपको पुराना वाला रेट पता चल जाता। ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं। सेव की कीमत में 10% कमी होने के कारण एक व्यक्ति 54 रुपए में 10 सेव अधिक खरीद सकता है। कमी के बाद प्रति दर्जन सेव की कीमत ज्ञात करें। देखिए इतना तो सेम है, अभी भी 10% का क्वेश्चन है, और अगेन यहां पे ऐसा हो रहा है कि सारे क्वेश्चन 10 या 20 के आ रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। 16/3% अगर आपसे बोल दें 16 से 2/3 रेट कम हो गया, मतलब 6 से 5, 1/6 होता है, तो 6 से 5, तो यहां 5 से 6 हो जाएगा। फिलहाल सेव की कीमत, एप्पल्स का जो रेट है वो 10% कम हो गया, 54 रुपए में 10 सेव अधिक मिल रही है, तो रेट 10 से 9, क्वांटिटी 9 से 10, तो आप देखेंगे दोनों में डिफरेंस कितने का है, 1 का, और कितनी एप्पल्स का डिफरेंस है, तो 10 एप्पल्स का डिफरेंस आ रहा है। 54 रुपए में 10 सेब फल ज्यादा मिल रही है। 10 का 9 में मल्टीप्लाई करें तो पहले 90 एप्पल्स मिलती थी, और अब 10 का मल्टीप्लाई 10 में करें तो अब 100 एप्पल्स मिल रही हैं। तो आपसे पूछा है कि बताइए 1 दर्जन कमी के बाद प्रति दर्जन सेब की कीमत क्या होगी। ठीक है, देखिए हम कितने रुपए में सेब फल खरीद रहे हैं, 54, और आपसे बोला है कमी होने के बाद, मतलब आपको बाद वाला, पहले वाला नहीं बताना है, बाद वाला बताना है। तो आप कितनी सेब फल ले रहे हैं, तो 100 ले रहे हैं। ठीक है, तो 54 में यदि आप 100 का भाग दे देंगे तो आपको 1 सेवफल का प्राइस पता चलेगा, पर उन्होंने बोला है प्रति दर्जन, मतलब आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लें तो 12 का 4 गुना होता है 48, कैरी हो जाएगा 4, 12 का 5 गुना होता है 60, 60 में 4 जुड़ेगा, बन जाएगा 64, और 64 में यदि 100 का भाग देंगे तो 6.48, मतलब 1 दर्जन सेवफल का रेट अभी कितना आएगा, 6.48। 1 सेवफल का पूछा होता तो हम सिर्फ 100 का भाग देते, पर उन्होंने बोला है प्रति दर्जन कीमत बताइए, इसलिए मैंने किससे गुणा किया है, 12 से। तो 12 सेवफलों का रेट आएगा 6.48 कम होने के बाद वाला। ठीक है, एक और लास्ट इसी टाइप का क्वेश्चन हम लेते हैं, और आई थिंक अब आपको ये फंडा अच्छे समझ में आ गया होगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, और ये सबसे इजी मेथड है। बुक्स में आप देखेंगे
तो एक अलग ही मेथड होगी जो आपको काफी कंफ्यूज कर सकती है। सो बेटर इस पर आप जाएं। किसी वस्तु के मूल्य में 33.3% की कमी होने पर 1 रुपए में 4 वस्तुएं अधिक खरीदी जा सकती हैं। घटने से पहले वस्तु का मूल्य क्या था? इस बार आपसे पुराना वाला रेट पूछा है। तो देखिए, आपको जो परसेंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 33/1/3। 33/1/3% का मतलब होता है 1/3। 1/3 यहां पे होगा। 1/3 का मतलब होगा कि अगर पहले रेट 3 था तो अब 2 हो गया। तो क्वांटिटी अगर पहले 2 आती थी तो अब कितनी आएगी? 3। तो कितने का डिफरेंस आ गया? 1 का। पर यहां बोल रहे हैं 1 रुपए में 4 वस्तुएं ज्यादा। कितनी ज्यादा आ रही हैं? 4। तो रेशो में 1 ज्यादा है और वैसे 4 है, तो 4 का दुगना करा तो पहले 8 वस्तुएं आ जाती थी और अब कितनी वस्तुएं आ रही हैं? 12। तो आपसे पूछा है पहले क्या रेट चल रहा था, तो हम खरीद तो रहे हैं चीजें 1 की, तो पहले 1 रुपए में 8 चीजें आ जाया करती थी और यही आपसे पूछा है और ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो ये हमने 4-5 क्वेश्चंस किए और आपको अब ये वाले सारे टाइप अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि इन क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं। अब हम एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, यहां से हम टाइप थोड़ा सा चेंज करेंगे और नेक्स्ट एक टाइप देखते हैं। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें भी बहुत सारी गलतियां बच्चों से हो जाती हैं। देखिए, क्वेश्चन है हमारा, ए की आय बी से 20% कम है तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है? दो चीजें हो सकती है कि बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है या बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत अधिक है। तो दोनों के मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूं। क्वेश्चन एक बार इंग्लिश में बता देता हूं। एज इनकम इज 20% मोर देन बी। व्हाट परसेंट ऑफ बी की आय ए की आय का कितना परसेंट है? व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी। ठीक है, देखिए ये सब हम हटाते हैं और इसको कैसे कर सकते हैं। ए की आय बी से 20% कम है, तो देखिए 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। तो एक मैंने ए ले लिया, एक बी ले लिया। ए की आय बी से कम है तो बी को अगर मैं 5 मानूं तो ए को क्या मानना पड़ेगा? 5 पे 1 कम हो जाएगा तो ए को क्या मानना पड़ेगा? 4। ज्यादा होती, अधिक होती तो 5 में 1 जुड़ जाता, पर आपसे बोला है ए की आय बी से 20% कम है तो बी अगर 5 हो तो ये 1 कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 4। आगे अब लाइन हमें ध्यान से पढ़ना है, बी की आय ए का कितना प्रतिशत है? देखिए, बी की इनकम ए से कंपेयर करें तो कितना परसेंट होगा? ठीक है, बी की इनकम ए का कितना परसेंट है, तो बी को कंपेयर करना है ए से। बी कितना है? तो बी है 5। किससे कंपेयर करना है? ए से, तो ये हो जाएगा और मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 का, तो इससे हमें आंसर मिलेगा 125%। ठीक है, अभी मैंने किस चीज का आंसर दिया कि बी की इनकम ए का कितना परसेंट है, मतलब बी की आय यदि ए से तुलना की जाए तो कितना परसेंट। दूसरी बात यहां पे पूछी जा सकती है कि बी की इनकम ए से कितनी अधिक है। ठीक है, बी की इनकम ए से कितनी ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, तो बी की इनकम ए से कितनी ज्यादा दिख रही है? 1। और किससे ज्यादा है? ए से बोला है तो नीचे रखेंगे 4, मल्टीप्लाई करेंगे 100 का, तो आपको आंसर मिल जाएगा 25%। क्वेश्चंस में कोई दम नहीं है, आंसर्स आप बहुत जल्दी ला सकते हो, सिर्फ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होगा और आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, ए की आय बी से 10% कम है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? ओके, देखिए 10% का मतलब हम जानते हैं 1/10 होता है, तो ए की आय बी से 10%, ए की आय बी से 10% कम है। ए बी से 10% कम है तो बी को अगर मैं 10 मानूं तो ए कितना हो जाएगा? 9, 1 कम हो जाएगा। अब आगे बोल रहे हैं बी की इनकम ए से कितनी ज्यादा है। बी की इनकम ए से कितनी ज्यादा है, तो कितनी ज्यादा दिख रही है? 1। किससे? 9 से, इंटू 100। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा 11 1/9%। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहां एक कंफ्यूजन आपको ये हो सकता है कि इस बार हमने 10 यहां पर क्यों नहीं रखा, तो 10 कब रखेंगे? जब आपसे बोलेंगे बी ए से ए का कितना परसेंट है, तो उस समय फुल वैल्यू रखेंगे। पर आपसे बोला कितना अधिक है कितना कम है, तो हम डिफरेंस लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम की आय श्याम से 10% कम है तो राम की आय को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए जिससे वह श्याम की आय के बराबर हो जाए।
ये क्वेश्चन भी सेम है, बस पूछने के तरीके में यहां पे थोड़ा सा चेंज आ गया है। तो देखिए, दो लोग हैं, एक है राम, एक है श्याम। राम की आय श्याम से 10% कम है। राम की आय श्याम से 10% कम है, मतलब ये 10 है तो ये 9 है। ठीक है, अब राम की आय को कितना बढ़ाया जाए कि वो श्याम के बराबर हो जाए, यही बोला है आपसे, राम की आय कितना बढ़ाएं कि वो श्याम के बराबर हो जाए। मतलब मुझे राम की जो इनकम है उसको श्याम के बराबर करना है। मतलब कितना बढ़ाना है, 1 किस पर, 9 पर, इंटू 100। तो अभी भी आंसर कितना आएगा, 11 1/9%। तो मेन आपको यहां पे क्वेश्चन पूछने के तरीके में चेंज आ गया, बाकी आप समझेंगे तो मेथड दोनों क्वेश्चंस की सेम थी। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस किए, ये भी काफी आते हैं, और इसमें बस क्वेश्चन का ध्यान दीजिए, किसके बारे में पूछा है और किससे कंपेयर करना है। जिससे कंपेयर करना है वो नीचे आपसे बोलेंगे राम श्याम से कितना ज्यादा है, तो श्याम से तुलना करना है, श्याम नीचे आएगा। श्याम राम से कितना ज्यादा है, तो राम से कंपेयर करना है, राम की वैल्यू नीचे आएगी। तो जिससे कंपेयर करना है उसकी वैल्यू आप नीचे रखेंगे और फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस किए, अभी और एंड में हम ऑलमोस्ट आ चुके हैं, तो अभी फिर कुछ और क्वेश्चंस हम आगे करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राम अपने वेतन का 14% बचत करता है जबकि श्याम अपने वेतन का 22% बचत करता है। दोनों को बराबर वेतन मिलता है और श्याम 1540 रुपए बचाता है, तो राम की बचत कितनी है। ठीक है, देखिए एक सबसे खास बात है कि दोनों का वेतन बराबर है, दोनों की सैलरी इक्वल है। राम 14% बचाता है और श्याम 22% बचाता है। ठीक है, और श्याम की बचत आपको दी हुई है, एक बार देखिए, राम कितना बचाता है तो 14% बचाता है, और श्याम कितना बचाता है तो 22% बचाता है। एक और बात बोलिए कि श्याम की जो बचत है वो 1540 रुपए है, तो बताइए श्याम की बचत 1540 है, राम की बचत कितनी होगी। उनकी बचत अलग अलग हो सकती है क्योंकि बचत का प्रतिशत अलग अलग है, बट अल्टीमेटली दोनों कमाते सेम है, दोनों की आय बराबर है। तो जितना राम कमाता है उतना ही श्याम कमाता है। ये श्याम की बचत है, सेविंग्स है, और सेविंग्स उसकी कितनी परसेंट है, 22, मतलब ये कितना परसेंट है, 22, तो 100% क्या होगा। तो यदि मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे श्याम की आय, श्याम की इनकम पता चल जाएगी, और जो श्याम की इनकम है वही राम की इनकम होगी, और जो राम की इनकम होगी उसका 14% निकालना पड़ेगा। तो बेटर कि आप डायरेक्ट कर लो इस चीज को, आप डायरेक्ट यहां पे 14 से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि दोनों की जो सैलरी है, दोनों का जो वेतन है वो बराबर है। तो श्याम 22% बचत करता है, जो इतना है, तो 14% क्या होगा जो राम बचाता है। तो देखिए 11 से हम ट्राई कर लेते हैं, 11 से ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, 11 से 1 बार और 4 बार कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 70 बार, और 14 और 70 का गुणा करेंगे तो आपको 1 बार में आंसर मिल जाएगा कि राम की बचत कितनी है, 980 रुपए। तो एक स्टेप में आप इस क्वेश्चन का आंसर ला सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बक्से में 100 नीली, 50 लाल और 50 काली गेंद है। 100 ब्लू, 50 रेड एंड 50 ब्लैक बॉल्स हैं। 25% नीली गेंद और 50% लाल गेंद निकाल ली जाए तो वर्तमान में कितने प्रतिशत काली गेंद होंगी। देखिए क्वेश्चन काफी इजी है ये वाला भी। क्या कहा जा रहा है आपसे, 100 नीली गेंद है, पहले तो हम लिख लेते हैं कि टोटल 100 ब्लू बॉल्स हैं। ठीक है, सेकंड आपसे बोला है 50 लाल है तो 50 रेड हो गई, और 50 ब्लैक बॉल्स हैं, 50 काली गेंद है। ठीक है, आगे बोल रहे हैं 25% नीली गेंद निकाल ली जाए, तो 100 का 25% 25 ही होगा, तो 25 नीली गेंद निकाल ली तो कितनी बची, 75। आगे बोल रहे हैं 50% लाल गेंद निकाल ली जाए, तो 50% यदि हम इसका निकालेंगे तो 50% मतलब आधा, तो 50 का आधा भी क्या होता है, 25। 25 गेंद हमने ये भी निकाल ली, तो लाल गेंद भी कितनी बची, 25। और ब्लैक के बारे में कुछ नहीं बोला है, मतलब ब्लैक बॉल्स पहले भी 50 थी और अभी भी 50 रहेंगी। अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि काली गेंद का प्रतिशत अब कितना है, ब्लैक बॉल्स का परसेंटेज अब कितना है। तो देखिए
ब्लू जो बॉल्स हैं वो अब 75 है, रेड बॉल्स अब 25 है और ब्लैक 50 थी, अभी भी 50 है। तो हमें ब्लैक बॉल्स का परसेंटेज बताना है, अब कितना होगा। तो 75 प्लस 25 होता है 100, 100 प्लस 50, तो टोटल अब 150 बॉल्स हैं, इसमें से ब्लैक बॉल्स कितनी है 50, तो 100% क्या होगा। तो 50 से कैंसिल होगा 3 टाइम्स और 100/3 का मतलब होता है 33 1/3%। तो अब ब्लैक बॉल्स कितनी है 33 1/3%। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन था, समझ में आपको आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। और एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिए कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, किसी भी चैप्टर में क्वेश्चंस का कोई अंत नहीं है, बहुत प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको मैंने पीडीएफ प्रोवाइड की है, उसे डाउनलोड कीजिए, उसे आप सॉल्व कीजिए। इसके अलावा भी आप एक्स्ट्रा और क्वेश्चंस करिए, जितने ज्यादा क्वेश्चंस उतना ज्यादा आप सीखेंगे और उतना आप अलग अलग क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर होंगे, क्योंकि क्वेश्चंस कई टाइप के हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में सभी विषयों के पूर्णांक का योगफल 2500 है। इस परीक्षा में राम को श्याम के अंकों से 50% अधिक मिलता है, श्याम को हरि से 16 से 2/3% कम मिलता है, हरि को कृष्ण के अंकों से 33 1/3% अधिक मिलता है। राम के सभी विषयों के प्राप्तांक 1500 हो तो कृष्ण के कुल योगफल के कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। देखिए यहां पे 3 से 4 लोग हैं और सब एक दूसरे पर डिपेंड हैं, तो इसकी ट्रिक क्या होती है उस पर हम बात करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस में यह होता है कि आप सबसे लास्ट वाले व्यक्ति को देखते हैं। देखिए राम डिपेंड है श्याम पर, श्याम डिपेंड है हरि पर, हरि डिपेंड है कृष्ण पर। तो राम एक हो गया, श्याम, हरि एंड कृष्ण, 4 लोग हैं। तो आप हमेशा ऐसे क्वेश्चन में सबसे लास्ट वाले व्यक्ति से शुरुआत करेंगे। तो आप देखिए यहां पे एक और चीज हमें ध्यान देनी है कि एक 50% है, आपको पता ही है कि 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो वो होती है 1/2। फिर आपको बोल रहे हैं 16 2/3%, तो 16 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/6। और तीसरा है 33 1/3%, तो 33 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/3। अब आगे आपसे बोल रहे हैं, तो इन्हें देखते हुए आपको एक बात तो समझ में आ गई कि 100 से काम नहीं होगा। आप लास्ट वाले पर्सन को 100 नहीं मान सकते, क्योंकि 100 का 1/3 1/6 निकालने में दिक्कत जाएगी। तो हमें ऐसा नंबर लेना है जो इन सब से कैंसिल हो जाए। 6 3 2 सभी से कैंसिल होने वाला नंबर हमें चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो कम है ज्यादा है वो सब बात की चीज है। तो हम 3 के मल्टीपल में कोई नंबर ले सकते हैं, 300 ले सकते हैं, 600 ले सकते हैं, 900 ले सकते हैं। इनमें से कोई यदि नंबर हम लेंगे, इनफैक्ट 1200 ले सकते हैं, तो हमारा आंसर एक बार आ सकता है। जस्ट मैं डायरेक्ट कोई नंबर रख सकता हूं, पर पहले मैं ट्रायल के लिए आपके सामने कोई नंबर रखता हूं। तो जैसे हम कृष्ण के नंबर सपोज मान लेते हैं कि इसे मिले होंगे 600 नंबर फॉर एग्जाम्पल। अब आप क्वेश्चन को पढ़िए, आपसे क्या बोल रहे हैं, आपसे कहा है कि हरि को कृष्ण से 33 1/3% ज्यादा मिला। 33 1/3% मतलब 1/3, तो 600 में यदि 3 का भाग दोगे, 600 को अगर 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा 200। 200 ज्यादा मिला, मतलब इसको कितना ज्यादा मिलेगा 800। आगे हरि को श्याम को हरि के अंकों से 16 2/3% कम मिला। अब इसका 16 2/3 1/6 आप नहीं निकाल सकते, ठीक है, मतलब यहां पे 600 रखने से काम नहीं बनेगा, यहां और कोई नंबर रखना पड़ेगा। तो हम फिर ऐसा करते हैं, यहां पे एक बार 1200 ट्राई कर लेते हैं, शायद 1200 काम कर जाए। तो 1200 यदि रखोगे, 1200 में 3 का यदि आप भाग देते हो तो वो कितना आ जाएगा, देखिए, या 900 भी हम रख सकते हैं। एक बार 900 के लिए ट्राई कर लेते हैं। यदि मैं यहां पे 900 रखूं तो हरि के पास 33 1/3% ज्यादा है, तो 900 का 33 1/3% मतलब 3 से डिवाइड करोगे तो 300 ज्यादा होगा, तो 300 ज्यादा होने का मतलब कितना है 1200। और अब 1200 को आप 6 से डिवाइड कर सकते हो, मतलब ये वाला नंबर अपना ज्यादा सही है। आगे बोल रहे हैं श्याम को हरि से 16 2/3% कम मिला, तो 1200 का 16 2/3% मतलब 6 से डिवाइड करेंगे, 200 कम मिले। तो शायद ये मैंने कुछ अलग लिखा है, सीक्वेंस यहां पे मैंने गलत किया है। राम के बाद आएगा श्याम, श्याम के बाद होगा हरि, और ठीक है कोई दिक्कत नहीं। श्याम को हरि से 200 कम मिला, 200 कम मिला मतलब कितना मिलेगा 1000, ओके। और एक आपको बोला है कि राम को श्याम से 50% ज्यादा मिला।
50% ज्यादा मिलने का मतलब है 1000 का 50%, 500 ज्यादा मतलब कितना, 1500। ओके, देखिए सबसे पहले कृष्ण को हमने एज्यूम किया 900, मैंने आपको बताया कि 300 600 मानते तो दिक्कत होती, हमने 900 माना। अब हरि के पास कृष्ण से 33 1/3% ज्यादा है, मतलब 1/3 ज्यादा है। 900 को 3 से भाग दिया, 300 ज्यादा हुआ, 300 ज्यादा हो गया मतलब 900 में 300 जोड़ा तो कितना हो गया, 1200। आगे श्याम के पास हरि से 1/6 कम है, तो 6 से भाग दिया मतलब 200 कम है, 200 कम होने के बाद कितना हो जाएगा, वो 1000 हो जाएगा। और राम के पास श्याम से 50% ज्यादा है, तो इसके पास 1000, तो इसके पास कितना हो जाएगा, 1500। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे बोला है कि परीक्षा में सभी, मतलब ये जो एग्जाम है उसमें टोटल कितने अंक हैं, तो टोटल 2500 नंबर की परीक्षा है। और कोइंसिडेंटली यहां पे एक अच्छी चीज ये हुई है कि राम को 1500 नंबर मिले हैं, और हमने जो नंबर एज्यूम किया उसमें भी राम को 1500 आ रहे हैं। मतलब हमारा एक बार में कैलकुलेशन सही बैठ गया कि उस परीक्षा में राम को 1500 क्वेश्चन में दिए हैं और हमने भी 1500 लेके आए, मतलब ये सारे नंबर्स भी हमारे सही हैं। तो कृष्ण को 900 नंबर मिल रहे हैं, हरि को 1200, श्याम को 1000 और राम को 1500। अगर और कोई नंबर भी एज्यूम करते तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती, यहां हमें एडजस्टमेंट करना होता। तो हमें पता चल गया कि 2500 नंबर की परीक्षा में से कृष्ण ने कितने नंबर लेके आया है, 900। तो 900 नंबर 2500 का कितना परसेंट है, तो 20 से 20 कैंसिल, 25 से कैंसिल हो जाएगा 4 बार, 9 का 4 गुना, तो आपको पता चल गया कि कृष्ण ने उस एग्जाम में 36%, 36% लेकर आया है। और ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अगर आप और कोई नंबर एज्यूम कर लेते तो यहां जो भी आता उसको 1500 के बराबर रख के हम 1 की वैल्यू निकालते, और जो भी आप कृष्ण को मानते उसमें मल्टीप्लाई कर देते, तब भी आपको 900 ही मिलता। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर कि कृष्ण को मिले हैं 36%। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक फैक्ट्री में प्रत्येक कामगार का वेतन 22:25 के अनुपात में बढ़ा दिया जाता है, किंतु कामगारों की संख्या 26.2/3% घटा दी जाती है। वेतन पर निवल प्रभाव क्या होगा? देखिए क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आपसे कहा गया है कि काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ा दी हमने। देखिए 22:25 का मतलब पता है क्या है? यदि मैं यहां लिखूं कि जितने भी वर्कर्स हैं या लेबर्स हैं, तो 22:25 का मतलब है कि अगर पहले 22 लोग काम करते थे तो बाद में या अब कितने लोग काम कर रहे हैं? 25। अगर पहले 22 लोग काम करते थे तो अब कितने लोग काम कर रहे हैं? 25। ये मतलब हुआ इसका। लेकिन अच्छा सॉरी, ये संख्या नहीं है, ये वेतन है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। वेतन मतलब ये सैलरी है और संख्या का रेशो बाद में दिया है। अगर पहले हम 22 रुपए देते थे तो अब कितने रुपए दे रहे हैं? 25। ये इसका मतलब हो गया। दूसरी बात बोल रहे हैं, काम करने वालों की संख्या 26/2/3% कम हो गई। अब आपको क्या करना है? 26/2/3% पता लगाना है कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, भिन्न में ये क्या होगा। तो आप इसको दो तरीके से लगा सकते हो। पहला तो 26/2/3 को आप ब्रेक कर सकते हो, तोड़ सकते हो, जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि हम इसको 20 और 6/2/3 में तोड़ सकते हैं। या आप यदि डायरेक्ट लॉजिक लगाएं तो आपको पता होना चाहिए कि 1/15 का जो मान होता है वो होता है 6/2/3%, 6/2/3%। और अगर 6/2/3% का आप कितना गुना करेंगे? 4 गुना करेंगे। 6/2/3% का 4 गुना करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 26/2/3। तो 1/15 का भी 4 गुना करना पड़ेगा, तो आपको मिलेगा 4/15। तो आपको पता चल गया कि 26/2/3% किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है? ये है 4/15 की। और आप चाहो तो करके देख लो। 6 का 4 गुना हो जाएगा 24 और 4 का दुगना हो जाएगा 8/3। और हम सॉल्व करें तो 24, 3 से भाग जाएगा, 3 दूनी 6, शेषफल बच जाएगा 2/3। 24 और 2 हो गया 26 और 2/3 जो हमारा आंसर है। तो हमें पता चल गया कि 26/2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 4/15। अब देखिए 4/15 का मतलब यह होगा कि अगर कोई संख्या 15 है तो उस पर 4 की वृद्धि होगी या 4 की कमी होगी। सवाल में बोल रहे हैं काम करने वालों की संख्या 26/2/3% कम कर दी। कम करने का मतलब यह होगा कि अगर वर्कर्स या जो कारीगर थे
कामगार आपको लिखा हुआ है, कामगार, या उसको हम बोल देंगे लेबर्स या वर्कर्स, ठीक है। तो वर्कर्स अगर पहले 15 काम कर रहे थे तो अब 4 कम हो गए, 4 कम हो गए मतलब कितने हो गए, 11, ठीक है। तो आखिरी लाइन हम पढ़ लेते हैं, वेतन पर निवल प्रभाव क्या पड़ेगा। पहले हम 22 रुपए देते थे और पहले 15 लोग थे, अब 25 रुपए दे रहे हैं पर लोग अब कितने हैं, 11, तो फर्क तो पड़ेगा। देखिए पहले तो कुछ कॉमन हो सकता है क्या, तो 11 से ये एक बार कैंसिल होगा, 11 से 2 बार कैंसिल होगा, 5 से 3 बार कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 बार कैंसिल हो जाएगा, 3 का दुगना करेंगे 6, 5 का 1 गुना करेंगे 5। मतलब पहले यदि वेतन 6 था तो अब कितना देना पड़ रहा है, 5। तो 6 से 5 देना पड़ रहा है, कितने की कमी आ गई, 1 की। किस पे आ गई, 6 पर, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 का, और 1/6 की वैल्यू आपको याद है। तो वेतन उसका कंपनी का पहले से कितना कम हो गया, 16 2/3% कम, क्योंकि पहले 6 था अब 5 हो गया, तो 16 2/3%, 16 से 2/3% कम हो गया। ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगले अब हमारे जो क्वेश्चंस हैं थोड़े से टफ हैं, काफी बड़े भी हैं, कैलकुलेटिव हैं और टफ हैं, तो इनको हम समझ लेते हैं वन बाय वन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मेले में किसी दिन 35,000 दर्शक पहुंचे, उनमें से उनसे 9,50,000 रुपए की राशि प्राप्त की गई। प्रवेश शुल्क वयस्क के लिए 40 रुपए और बच्चों के लिए 20 रुपए था। 10% दर्शकों को निशुल्क पास मिला, तो मेले में कितने बच्चे थे। ओके, देखिए क्या कहा गया है आपसे इसमें, इसको समझ लेते हैं। आपको एक बात यह समझनी है कि टोटल कितने लोग आए, 35,000 लोग आए। इस 35,000 के अंतर्गत 3 लोग हैं। पहले वो वयस्क अडल्ट जिनकी फीस है, जिनकी टिकट है 40 रुपए, दूसरे बच्चे जिनकी टिकट है 20 रुपए, और 10% वो लोग जो फ्री हैं, जिनकी कोई टिकट नहीं लगी। तो आप ऐसा करिए, सबसे पहले तो इसमें से 10% हटाइए, तो 35,000 का 10% क्या होता है, 3500, ठीक है। क्योंकि ये 35,000 लोग टोटल आए, उसमें से 3500 लोग कौन से हैं, जिन्हें फ्री पास मिला। तो 35,000 में से अगर मैं 3500 हटाता हूं तो मुझे पता चलेगा कि टोटल लोग जिन्होंने पैसा दिया है, टिकट खरीदी है, वो लोग कितने हैं, 31,500, और इन लोगों से ही कितना मिला है, 9,50,000 रुपए। इतना समझ में आया। क्योंकि 3500 लोगों ने तो कुछ भी नहीं दिया ना, जो पैसा मिला है वो इन लोगों से मिला है। तो जो वयस्क और बच्चे जिन्होंने टिकट खरीदी है वो 31,500 है, ना कि 35,000 है, क्योंकि 35,000 फ्री वाले लोगों को मिलाकर है, ठीक है। आगे देखें तो आपसे बोल रहे हैं वयस्क मतलब अडल्ट, इनकी टिकट है 40 रुपए। फिर बच्चे चिल्ड्रन, इनकी टिकट है 20 रुपए। इसको मैं आपको मूव करवाऊंगा एलिगेशन मतलब मिश्रण वाली तरीके से। हर वयस्क की टिकट लगी 40 रुपए, हर बच्चे की टिकट लगी 20 रुपए, और बीच में यदि ओवरऑल वैल्यू रख दी जाए तो आपको इनका रेशो पता चल जाएगा कि यहां पे वयस्क कितने हैं और बच्चे कितने हैं, ठीक है। अब ये कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि टोटल जो कलेक्शन है वो कितना है, 9,50,000 रुपए है। ऑलरेडी हमने लिखा है 9,50,000 रुपए कितने लोगों से मिला, तो ये मिला है 31,500 लोगों से, ठीक है। तो यदि टोटल अमाउंट को टोटल लोगों से भाग दे दिया जाए तो एक एवरेज टिकट वैल्यू पता चल जाएगी कि औसतन टिकट रेट क्या था, है ना। ये वयस्क लोगों ने दिया, ये बच्चों ने दिया, पर एवरेज क्या मिला, तो वो कब मिलेगा, जब टोटल अमाउंट में टोटल लोगों का भाग दे देंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 5 से कैंसिल करके देखते हैं, तो 5 से कैंसिल होगा 6 बार और 3 बार, और 5 से यदि इसको कैंसिल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1900, ठीक है। और ये सॉल्व हो सकता है क्या, तो नहीं हो सकता, तो ये 1900 ही रहेगा और नीचे 63 रहेगा। ये एक एवरेज टिकट हमें मिला है इन लोगों से, ठीक है। अब इसको हम एज इट इज बिना ज्यादा टेंशन लिए रख देते हैं बीच में। और मैंने आपको पहले भी कहा है कि अगर ऐसी कंडीशन बन जाए तो हम क्या कर सकते हैं, नीचे 63 है,
इस 63 का मल्टीप्लाई इधर भी कर दो, इस 63 का मल्टीप्लाई इधर भी कर दो और 63 का मल्टीप्लाई इधर भी कर दो। इससे फायदा क्या होता है कि ये कट जाएगा। चलिए देखिए, वापस से रेशो बनेगा अडल्ट चिल्ड्रन का। तो 63 और 4 का अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो 4 का 3 गुना 12 और 6 4 24 और 1 25, मतलब टोटल कितना आ जाएगा 2520। 63 का दुगना आपको पता होगा 126, मतलब 1260। तो ये 2520 बन गया, ये 1260 बन गया और बीच में क्या लिख देंगे हम 1900। ठीक है, अब क्रॉस में हमें घटाना है और इनका रेशो निकालना है। तो 2520 में से अगर मैं 1900 को घटा दूंगा तो मुझे यहां पे मिलेगा 620। ठीक है, और 1260 में से अगर 1900 को हम घटा देंगे तो ये हमें मिल जाएगा 640, 640। ठीक है, अब आप देखिए रेशो क्या बन सकता है। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 64 को अगर मैं कैंसिल कर दूंगा तो ये बन जाएगा 32 और 62 को कैंसिल कर दूंगा तो ये बन जाएगा 31। तो मैं यहां लिख देता हूं, या फिर इधर से अब चीजें हम हटा सकते हैं। तो इधर से इसको हटाकर यहां लिख देते हैं। आपको पता चल गया कि बच्चे और जो वयस्क हैं उनका रेशो क्या है। तो अडल्ट मतलब वयस्क का रेशो अगर 32 है तो बच्चों का रेशो, चिल्ड्रंस का जो रेशो है वो कितना है 31 है। ठीक है, अब देखिए वयस्क और बच्चे, अडल्ट और चिल्ड्रन, सबका टोटल कितना है 31,500। अब एक बार ये देख लेते हैं कि आपसे पूछा क्या है। आपसे पूछा है मेले में कितने बच्चे थे। ओके, मतलब 31 की वैल्यू पूछी है। तो पहले तो आप 2 + 1 3, 3 + 3 हो जाएगा 6, मतलब किससे डिवाइड करेंगे 63 से। और आपसे पूछा है बच्चे कितने हैं, मतलब किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 31 से। 63 का 5 गुना होता है, 6 पंजे 30 और 3 का 5 गुना हो जाएगा आपका 15। तो ये कैंसिल हो जाएगा 500 बार और 31 का हम 500 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं यहां लिख देता हूं 5 का 1 हो जाएगा और 5 का 3 गुना 15 हो जाएगा। मतलब इस मेले में कितने बच्चे थे, तो आंसर आएगा 15,500। अगर आपसे पूछते कितने वयस्क हैं तो हम किससे मल्टीप्लाई करते 32 से। 32 यदि यहां रखते तो आंसर आता 16,000। ठीक है, तो इसको हमने मिश्रण से किया। ये क्वेश्चन आप बुक्स में देखेंगे तो अगेन बहुत लंबी मेथड होगी और इससे भी कई गुना ज्यादा समय आपको लगेगा। तो ये उन मेथड्स के मुकाबले काफी इजी है। फर्स्ट टाइम जब हम ऐसे क्वेश्चंस देखते हैं तो हमें थोड़ा जरूर लग सकता है कि ये मेथड बहुत टाइम ले रही है, ये तो कितना सारा समय लग रहा है। पर जब प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि मुझे यहां समझाना है इसलिए मैं आपको एक एक चीज करके बता रहा हूं। जब आप करेंगे या जब आप एग्जाम दे रहे होंगे तो आपको इतना सब लिखना नहीं है, ज्यादातर चीजें आपके माइंड में ही सॉल्व होनी चाहिए। ऐसी प्रैक्टिस आपको करनी है। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों वयस्क का, ये बच्चों का, और ये एवरेज। और हमेशा जो नीचे होता है उसी का मल्टीप्लाई सब में कर देते हैं तो वो कैंसिल होता है, रेशो बना और ये सॉल्व हो गया। बाकी ये जो सिस्टम है ये आपको ज्यादा अच्छे से, जब मिक्सचर एंड एलिगेशन वाला हम टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा कि आखिर ये सब ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो ये एक हमारा क्वेश्चन हुआ। अब हम 2 और क्वेश्चंस लेंगे जो काफी अच्छे हैं और थोड़े से कैलकुलेटिव हैं। तो इन दोनों क्वेश्चंस को हम देखते हैं आगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है और ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है। हालांकि हम इसको इजी बनाकर करेंगे, थोड़ा सा समझने में आपको मेहनत लगेगी, बाकी एंड तक आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन है हमारा, मोहन ने अपनी कुल संपत्ति अपनी पत्नी, 3 पुत्रों, 2 पुत्रियों तथा 5 नाती नातिनों में इस प्रकार वितरित की कि प्रत्येक नाती नातिन को प्रत्येक पुत्र का 1/8 भाग और प्रत्येक पुत्री का 1/10 भाग मिले। उसकी पत्नी को उसके पुत्रों और पुत्रियों के कुल भाग का 40% मिला। यदि प्रत्येक पुत्री को 1.25 लाख मिले हों तो उसकी पत्नी और 3 नाती नातिनों को कुल कितना धन मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन को आप एक बार और पढ़िएगा, आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा और उसके बाद फिर हम इसको समझेंगे। यहां पे आपको बोला है जो पैसा बांटना है, पत्नी, 3 पुत्र, 2 पुत्रियां और 5 नाती नातिन। 5 नाती नातिन मतलब टोटल 5 मेंबर्स हैं, ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर, वो कोई भी हो सकते हैं, बट टोटल लोग 5 हैं। तो पत्नी प्लस 3 पुत्र मतलब हो गए 4 मेंबर, 2 पुत्रियां मतलब हो गए 6 और 5 नाती नातिन मतलब टोटल 11 लोग यहां पे क्वेश्चन में कहे गए हैं। अब देखिए सबसे खास बात, प्रत्येक नाती नातिन को जो मिला
वो पुत्र का 1/8 और पुत्री का 1/10 है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बेटे को जो मिला उसका 1/8 भाग निकालें और बेटी को जो मिला उसका 1/10 भाग निकालें तो दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। देखिए, तो यहां पे नाती नातिन को मैं नाम दे देता हूं। नाती नातिन को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रैंडसन और डॉटर, तो इनको मैं नाम दे देता हूं जी। ठीक है, अब समझिएगा, प्रत्येक नाती नातिन को जो मिला वो लड़कों को मैं नाम दे रहा हूं सन, तो लड़कों को जो मिला उसका 1/8 और लड़कियों को जो मिला उसका 1/10 किसके बराबर है, प्रत्येक नाती नातिन को जो मिला उसके बराबर। एस मतलब सन, डी मतलब डॉटर। हर लड़के को जो मिला उसका 1/8 और डॉटर हर लड़की को जो मिला उसका 1/10, दोनों का हिस्सा बराबर है और ये किसके बराबर है, प्रत्येक नाती नातिन को जो मिला उसके। अब देखिए, लड़के या लड़की में से किसी का भी एक का हिस्सा पता है तो हम बाकी का पता लगा सकते हैं। तो देखिए, आपको क्वेश्चन के बाद में कहा है कि प्रत्येक पुत्री को 1.25 लाख मिला। क्या मतलब हुआ इसका, देखो लड़के का हिस्सा कितना है नहीं पता, पर हर लड़की को 1.25 लाख मतलब होता है 1,25,000। हर लड़की को 1,25,000 मिला और अगर इसका 1/10 निकालें तो 12,500 मिलेगा। आपको एक बात पता चल गई कि प्रत्येक नाती नातिन को कितने रुपए मिल रहे हैं, 12,500, क्योंकि हर लड़की को मिला है 1,25,000 और उसका 1/10 मिला है नाती नातिन को, जो कि 12,500 के बराबर है। अब आप इससे हर लड़के का हिस्सा निकाल सकते हैं। तो देखिए, S इक्वल टू 1/8 का मल्टीप्लाई 12,500 में हो जाएगा, तो 12,500 को गुणा कर दिया मैंने 8 से और 12,500 का 8 गुना होता है 1,00,000 रुपए। मुझे एक और बात यहां पे पता चल गई कि हर लड़के को कितने रुपए मिले हैं, 1,00,000 रुपए। ठीक है, तो अभी तक आपको क्या क्या पता चल गया, हर लड़के के पास है 1,00,000 रुपए, हर लड़की के पास है 1,25,000 रुपए और हर नाती नातिन के पास कितना है, 12,500 रुपए। आगे देखते हैं। अब वो बोल रहे हैं कि उसकी पत्नी के पास सभी पुत्र और पुत्रियों के कुल भाग का 40% है। देखिए, टोटल पुत्र कितने हैं, तो वो हैं 3 और पुत्रियां कितनी हैं, 2। तो अगर 3 पुत्र हैं और सभी के पास 1,00,000 रुपए हैं तो टोटल कितना होगा, 3,00,000 रुपए। ये मैंने 1,00,000 शॉर्ट में लिख दिया है। और पुत्रियां हैं 2 और हर पुत्री के पास 1.25 लाख, 1,25,000 है, तो 1,25,000 का दुगना होगा 2,50,000 रुपए। समझ में आया। हर लड़के के पास 1,00,000 तो 3 लोगों के पास होंगे 3,00,000, हर लड़की के पास 1.25 लाख तो 2 लड़कियों के पास होंगे 2,50,000। इन दोनों को आप प्लस कर दोगे तो टोटल आ जाएगा 5,50,000। तो लड़के और लड़कियों के पास टोटल कितना अमाउंट है, 5,50,000। अब वो बोल रहे हैं कि उसकी पत्नी के पास इनके टोटल अमाउंट का 40% है। तो अगर मैं 5,50,000 का 40% निकाल दूं, ठीक है, तो 40% अगर निकालेंगे तो 55 का 4 गुना होता है 22, मतलब 2,20,000 ये उसकी वाइफ पत्नी के पास है। एक बार फिर से हम सारी चीजें समझ लें, क्या क्या हमें पता चल गया है। तो हर लड़के के पास 1,00,000 रुपए है, हर लड़की के पास 1,25,000 है और हर नाती नातिन के पास 12,500 है और पत्नी के पास कितना है, 2,20,000। अब लास्ट में आके देखते हैं क्या पूछा है। आपसे बोल रहे हैं उसकी पत्नी और 3 नाती नातिनों के पास कितना धन होगा। तो देखिए भाई, पत्नी के पास तो 2,20,000 है और सारे नाती नातिन का नहीं पूछा है, केवल 5 का पूछा है, 3 का पूछा है। तो एक के पास यदि 12,500 है तो 12,500 में अगर मैं 3 का गुणा कर दूं तो यह आएगा 37,500। तो पत्नी के पास है 2,20,000 और 3 नाती नातिनों के पास है 37,500। अगर इसको जोड़ दिया जाए तो सभी का कुल हिस्सा कितना हो जाएगा, 2,57,500। ओके, और यही हमारा क्वेश्चन है जो कि ऑप्शन नंबर सी आपको दिख जाएगा। एक बार फिर से मैं पूरा आपको समझा देता हूं क्वेश्चन क्या है। मेन बात बस इतनी सी है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हर लड़के को जो मिला उसका 8वां भाग और हर लड़की को जो मिला उसका 10वां भाग ये बराबर है और इनका जो 8वां और 10वां भाग आएगा वो हर नाती नातिन को मिलने वाले हिस्से के बराबर है।
तो हर लड़की के पास था 1,25,000, मैंने 10 का भाग दिया तो मुझे पता चला कि हर नाती नातिन के पास है 12,500, और जो लड़के के 8वें हिस्से के भी बराबर है, तो 8 का गुणा किया तो हर लड़के के पास कितना आ गया, 1,00,000 रुपए। हर लड़के के पास 1,00,000, हर लड़की के पास 1,25,000, तो 3 लड़कों के पास 3,00,000, 2 लड़कियों के पास 2,50,000, टोटल 5,50,000 का 40% पत्नी के पास है, मतलब 2,20,000। तो 2,20,000 पत्नी का और 3 नाती नातिनों का, एक के पास 12,500 तो 3 के पास 37,500, तो टोटल आ जाएगा 2,57,500। ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये क्वेश्चन भी थोड़ा मेंस लेवल का है, थोड़ा सा टफ है, बट इसको हम इजी तरीके से कर लेंगे। ये क्वेश्चन बेसिकली सॉल्व होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन की मेथड से, अनुपात और समानुपात, जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे आपको एक टॉपिक पढ़ना है और प्रतिशत और यदि अनुपात आप पढ़ लेते हैं तो हर चैप्टर आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। पति पत्नी और पुत्र एक खेल खेल रहे थे। खेल की शुरुआत में पति और पत्नी के पास पुत्र से 100% अधिक धन था। पत्नी और पुत्र के पास पति से 300% अधिक धन था। खेल के अंत में पति और पत्नी के पास पुत्र से 100% अधिक धन था और पति के पास पत्नी और पुत्र से 12.5% कम धन था। तो अंत में पति को 800 रुपए का लाभ हुआ, तो पत्नी के धन में कितने प्रतिशत बदलाव हुआ। ठीक है, देखिए यहां पे क्या क्या चीजें आपसे कही गई हैं। 2 चीजें हैं, सबसे पहले तो खेल की शुरुआत और खेल के अंत में। तो शुरुआत में आपसे बोला है कि हस्बैंड और वाइफ के पास उनके बेटे से 100% अधिक धन था। 100% अधिक का मतलब क्या होगा कि यदि बेटे के पास 1 मान ले हम, तो उनके पास 100 ज्यादा मतलब दुगना, तो इनके पास कितना होगा, 2। हम इसको अनुपात में करेंगे। यदि इसके पास 100% होगा तो इनके पास 100% ज्यादा मतलब 200% होगा, तो 1:2। ठीक है, और आगे बोल रहे हैं कि पत्नी और बेटे के पास पति से 300% ज्यादा पैसा था। 300% ज्यादा मतलब यदि इनके पास 1 हो, 300% ज्यादा मतलब 3 गुना ज्यादा, तो क्या रेशो बनेगा, 4:1। ठीक है, ये रेशो हो गया शुरुआत का। अब खेल के अंत की बात करें तो हस्बैंड और वाइफ के पास बेटे से अभी भी 100% ज्यादा पैसा है। मतलब बेटे के पास अगर 1 हो तो इनके पास कितना होगा, 2, और वाइफ और सन के पास हस्बैंड से 12.5% पैसा अधिक है। यह आपसे बोला है पति के पास पत्नी और पुत्र से 12.5% कम है। 12.5% का मतलब होता है 1/8, जिसमें हमने कई बार बात की है। और पति के पास कम है मतलब अगर वाइफ और सन के पास 8 हो तो पति के पास 1 कम होगा, मतलब कितना होगा, 7। एक बार पूरा क्वेश्चन मैं आपको फिर से समझा देता हूं। ये केस खेल की शुरुआत का है और ये खेल के अंत में है। देखिए, हस्बैंड और वाइफ, पति और पत्नी के पास बेटे से 100% ज्यादा, 100% मतलब 1 यूनिट ज्यादा, बेटे के पास माना 1, तो इनके पास क्या होगा, 2। पत्नी और बच्चे के पास पति से 300% ज्यादा, तो यदि बच्चे के पास पति के पास 1 होगा तो उनके पास 300% ज्यादा, 300% ज्यादा मतलब 3 गुना ज्यादा, कितना हो जाएगा, 4। खेल के अंत में इनके पास बेटे से 100 ज्यादा है, मतलब वापस से रेशो बनेगा 2:1, और पति के पास पत्नी और बेटे से 12.5% कम है। 12.5% कम होने का मतलब होगा 1/8 कम होना, मतलब 8 में 1 की कमी होना, तो 8:7। अब मेन पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, और ये ट्रिक मैं आपको अनुपात में भी सिखाऊंगा। वो जितना पैसा लेकर खेल की शुरुआत करते हैं, आखिरी में पैसा उनके पास उतना ही होता है। पर पहले उनके पास अलग अलग पैसा हो सकता है, खेल के आखिरी में हिस्सा अलग अलग हो सकता है, पर पैसा शुरुआत में भी उतना ही था, आखिरी में भी उतना ही था। लोग भी 3 थे, आखिरी में भी 3 है, तो उनका टोटल बराबर होना चाहिए। देखिए, यहां 2 और 1 3 है, यहां 4 और 1 5 है, यहां 2 और 1 3 है, यहां 8 और 7 15 है। पहला काम हमें करना है, सबको बराबर करना है। तो 8 और 7 15 है, तो हम सभी को 15 बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, 2 और 1 3, मतलब इसमें गुणा कर देते हैं 5 का, 4 और 1 5, तो इसमें गुणा कर देते हैं 3 का, 2 और 1 3, तो इसमें गुणा कर देते हैं 5 का। तो देखिए सब 15 हो जाएंगे। तो 5 का गुणा करेंगे तो ये बनेगा 10:5। इधर 3 का गुणा करेंगे तो ये बनेगा 12:3। 5 का गुणा करेंगे तो ये बनेगा 10:5, और इधर कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो ये 8:7 रहेगा। अब आप टोटल करके देख लीजिए, क्योंकि देखिए है पति पत्नी और उनका बच्चा,
तीनों है और तीनों का टोटल सेम होना चाहिए, पर कहीं पे अलग रेशो चल रहा है, कहीं पे अलग, तो हमें उसे बराबर करना है। तो 10 और 5 15, 12 और 3 15, 10 और 5 15, 8 और 7 15, सारा 15 हो गया है। अब सबसे खास बात, अब आप हस्बैंड, वाइफ और सन का रेशो बनाइए। देखिए इनका तीनों का टोटल कितना है 15, पहले भी 15 था और बाद में भी हस्बैंड, वाइफ और सन, इन तीनों का टोटल बाद में भी कितना होगा 15, पर उनके पास रेशो कम ज्यादा हो सकता है। अब देखिए हम पता लगाएं कि इसमें किसके पास कितना है। तो आप इस रेशो को थोड़ी देर के लिए भूल जाइएगा, इसको देखिएगा। तो सन का यहां दिख रहा है 5, तो मैं सन का लिख देता हूं 5। हस्बैंड का कितना है, तो वो है 3। अब देखिए 5 और 3 8, तो 15 में से 8 इनके पास है, मतलब पत्नी के पास कितना पैसा रहा होगा 7। इधर आ जाते हैं, यहां आप इसे फिर हटा दें और सन के पास कितना है तो 5, हस्बैंड के पास कितना है तो 7, तो 7 और 5 कितना हो गया 12, 15 में से 12 गया तो कितना बचा 3। तो आपको पता चल गया कि पति के पास यदि पहले 3 था तो 7 हो गया, पत्नी के पास 7 था 3 हो गया, बेटे के पास 5 था 5 ही रहा। अब एक लाइन आपको क्वेश्चन में कही गई है कि पति को 800 रुपए का लाभ मिला, इसकी कोई जरूरत नहीं है। लास्ट में आपसे पूछा है पत्नी के पास कितने प्रतिशत की कमी आई, पैसे में कितने की कमी आई, तो हम इसको डायरेक्ट कर लेंगे। देखिए पत्नी के पास पहले कितना पैसा कितना रेशो था या कितना पैसा था 7, और आखिरी में कितना हो गया 3। तो 7 से 3 होने का मतलब है कितने की कमी हो जाना, 4 की। तो 4 की कमी हो गई, किस पे कमी हो गई, 7 पर मल्टीप्लाई कर दोगे आप किसका 100 का। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आएगा 400/7, और 7 का अगर डिवाइड करें तो 7 से डिवाइड होगा 5 बार, 7 5 जा 35, 7 और 5 35, बचेगा 5 और 0, तो 7 बार डिवाइड हो जाएगा, 7 7 जा 49, 7 7 49, और बचेगा 1/7। तो आपके क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर आ जाएगा कि पत्नी के पास जो पैसा था उसमें 57 1/7% की कमी आ गई। तो ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। यहां पे हमने इसको रेशो से करा है तो काफी जल्दी ये सॉल्व हो गया, और मेन लॉजिक बस ये है कि तीनों का हिस्सा हमेशा बराबर होना चाहिए। बाकी अनुपात जब आप पढ़ेंगे तो ये टेक्निक आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। हालांकि ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा हमें सारे चैप्टर्स को मिक्स करके सॉल्व करना पड़ता है, सभी चैप्टर्स का आइडिया होना चाहिए तभी हम उसको कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आप चैप्टर सीख जाएंगे ये सब टेक्निक्स का भी आप यूज करना अच्छे से जान जाएंगे। तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व होता है, और यहाँ पे हमने परसेंटेज के अभी तक कई सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, और आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे। अभी आगे बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, तो फिलहाल आज हम इस टाइप में यहीं रुकते हैं।